वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वो पहले इसकी थ्योरी देख ले ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे ढंग से समझ में आ सके। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे और इसके सामने लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं क, ख, ग और घ, जिसको हमको पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन सा पॉइंट लोकतांत्रिक को दर्शाता है, कौन अलोकतांत्रिक को और कौन पक्का नहीं को बताता है। क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर को समझेंगे। देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह क्या है? यह अलोकतांत्रिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है और धर्म के नाम पे हम किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलोकतांत्रिक। आप इसे अपने कॉपी में नोट करते जाएं क्योंकि इसका पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसे हम आगे भी देखेंगे। प्रिंटिंग में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में गलतियां की गई हैं जिसे हम बुक से इसका हम ठीक कर चुके हैं और हम इसे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है इसमें गलत भी दिए गए। तो इसलिए इस कारण आपको इसमें बहुत सारी त्रुटि होने के कारण इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने बुक में या कॉपी में नोट करते चले जाएं या फिर आप पॉज करके भी आंसर को लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि देश ख है, एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? यह पक्का नहीं है क्योंकि हम यह कह नहीं सकते हैं कि एक ही पार्टी हमेशा जो है हर वर्ष चुनाव जीत जाए। हो सकता है कि अगर किसी पार्टी का कार्य अच्छा नहीं लगा तो हम उस पार्टी को हटा भी सकते हैं। वोट के माध्यम से दूसरी सरकार को भी हम चुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्का नहीं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारे जो दल होते हैं, मान लीजिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं जिसमें कुछ पार्टियाँ जो होती हैं वो हार जाती हैं और जिनको ज़्यादा मत मिलता है वो पार्टी जीत जाती है। तो वो जीत जाती हैं जिनको ज़्यादा मत मिला है और जिनको नहीं मिला है वो हार जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जो पार्टियाँ जिनको सबसे सर्वाधिक मत प्रदान किया गया है वही पार्टियाँ जीतती हैं, बाकी जो पार्टियां उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। ये लोकतंत्र का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन है देश घ, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। इसका आंसर जो है ये लोकतांत्रिक हो जाएगा। यहाँ अलोकतांत्रिक जो है वो गलत दिया हुआ, आप इसे लोकतांत्रिक लिखें, अलोकतांत्रिक यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है उसको मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनता के माध्यम से वोट डालकर सरकार को चुनते हैं। तो यहाँ पे जनता का भी अधिकार होता है चुनने में, इसलिए यहाँ स्वतंत्र आयोग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। इसके आगे भी हमें अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है देश च, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। यह क्या है? यह पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संसद जो है वो सेना की मंजूरी के बिना सेना में कोई कानून नहीं बना सकती है। तो यहाँ सिर्फ अलोकतांत्रिक देशों में ही होगा, लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। क्वेश्चन ख में क्या कहा रहा है? देश छ, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती कानून नहीं बना सकती है। ये एग्जाम्पल जो है लोकतांत्रिक देश का है क्योंकि हमारे यहाँ जो है कानूनों को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इस तरीके से हम क्या करते हैं, न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती है। यह लोकतांत्रिक राज्य का उदाहरण हो जाएगा। देश छ, देश के नेता के बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अलोकतांत्रिक क्योंकि किसी भी तरीके से हम देश को बांध नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में जो है देश स्वतंत्र होता है, वो जनता के पक्ष में ही जाते हैं। तो देश के लिए नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश में संधि नहीं कर सकते। यह क्या होगा? अलोकतांत्रिक देश में होगा। यहाँ जो है किसी भी तरीके की ऐसी प्रणाली नहीं होती है। देश झ, देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकार करते हैं जिससे मंत्री भी नहीं बदल सकते। यह भी क्या है? अलोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक साथ साथ कार्य करते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता इसमें मंत्री नहीं बदल सकते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे तो मंत्री बदला भी जा सकता है।
अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। इन सबको पढ़ते हैं और इसमें से कौन अच्छा नहीं है इसके बारे में जाने। लोकतंत्र तो हम जानते ही हैं, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। यह बात सही है, क्योंकि लोकतंत्र में हम स्वतंत्र होते हैं और समानता का अनुभव भी करते हैं। हम जब वोट डालने जाते हैं तो हमारे जो लाइन लगी होती है वोटर वाली लाइन में, वहाँ पे सभी लोग समान रूप से लाइन में लगकर वोट डालते, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। तो यह कथन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। यह भी क्या है, यह भी लोकतंत्र के पक्ष में सही है, क्योंकि यहाँ पे जनता की बातों को सरकार सुनती है और तब उसका हल भी निकालती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र की सरकार जनता के लिए ही होती है, इसलिए जनता के लिए तो उत्तरदायी होगी ही। यह भी कथन क्या है, यह भी सत्य है। तो इन तीनों जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है। अब एक घ बच गया जो कि लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। लोकतांत्रिक देश दूसरों देश की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या है, यह सरासर गलत है। ये लोकतंत्र के बारे में जो है नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। यह बात जो है ये लोकतंत्र के पक्ष में गलत है। आप इसे नोट कर लें। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसमें क ऑप्शन ही गलती है, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी गई है वो घ की है, मिसप्रिंट हो गया है। आप यहाँ से इसका ऑप्शन घ ही लें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में ये अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश अधिक रूप में समृद्ध हैं। अब चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन सभी कथनों में से कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक और कुछ अलोकतांत्रिक हैं। इस कथन में इन चीज़ों को अलग करके लिखें। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें आपको दो भाग में बांटना है। एक पक्ष जो है वो लोकतांत्रिक का है और दूसरा पक्ष जो है वो अलोकतांत्रिक का। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो इसमें जो है लोकतांत्रिक चीज़ क्या हो जाएगी, संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, और अलोकतांत्रिक चीज़ें क्या हो जाएंगी, विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। चलिए आप ख क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता केंद्र पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। ख में क्या कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक पक्ष क्या है इसका, कि चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। हो सकता है कि इसमें वोटिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी या मत में हेरफेर कर दिया गया होगा, इसलिए तो यह लोकतांत्रिक चीज़ और अलोकतांत्रिक चीज़ें क्या हो जाएंगी, बड़े पैमाने पर मतदान में जो गड़बड़ी हुई है यह अलोकतांत्रिक का उदाहरण है। अब चलिए तीसरा ग पे चलते हैं। संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी नहीं प्रतिशत तक नहीं पहुंचा, इस कारण महिला संगठनों में संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की गई। इसका जो उत्तर है यह क्या हो जाएगा, तो इसमें लोकतांत्रिक चीज़ें जो हैं इसी के कारण महिला संगठनों में 1/3 के आरक्षण की मांग, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी नहीं है। तो यह लोकतांत्रिक चीज़ का अर्थ है। और अलोकतांत्रिक चीज़ का अर्थ क्या है कि संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% नहीं पहुंचा। यह चीज़ें जो है यह गलत है, इसको हम अलोकतांत्रिक की श्रेणी में रखेंगे। आगे 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन अच्छा सा कारण नहीं है। लोकतंत्र के बारे में कहा जा रहा है कि अकाल और भुखमरी की संभावना यहाँ पे कम होती है, और इसमें से ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऐसा कारण है जो इसके पक्ष में नहीं है। तो पहला है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। चलिए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें देती हैं। सरकार को अगले चुनावों में अपनी पराजय का डर होता है। लोगों को भी तर्क मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे आंसर घ हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है कि विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे दल होते हैं जो संसद भवन में पेश करते हैं कि इस जगह की स्थिति जो है वो खराब है। तो यह पक्ष जो है सही है। स्वतंत्र अखबार में भी जो है भारत में जो मीडिया है उसको स्वतंत्र स्थान दिया गया है। वो चाहे तो कहीं भी किसी भी न्यूज़ को छाप सकती है, सरकार के बारे में भी लिख सकती हैं। तो देश की स्थिति के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दिया जा सकता है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। यह भी होता है कि सरकार ने जो भी वादा किया है, अगर सरकार उसको पूरा नहीं करती है तो क्या होता है कि अगली बार जनता जो है वो उस सरकार को नहीं चुनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ जो है ये ऑप्शन में नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। इसमें कौन सा तर्क आएगा कि लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। यह कथन गलत है। भले ही लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्रता मिली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नहीं। कारण क्या है, यह कहने के लिए वर्तमान तर्क संगत नहीं है। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह इसलिए क्योंकि किसी भी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है। अब चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी भी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? जैसे कि कहा जा रहा है कि 40 गाँव हैं किसी जिले में जहाँ पे सरकार ने पीने का पानी उपलब्ध कराने का इंतजाम नहीं किया। वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं किया। इन गाँव के लोगों ने क्या किया, तो एक बैठक बनाई और अपनी ज़रूरतों को लिख कर जो है सरकार की तरफ ध्यान दिलाने का तरीका भी किया। इससे कौन सा कथन जो है तरीका लोकतांत्रिक का नहीं है? तो इसमें चलिए एक एक करके पढ़ते और समझते। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, यह पक्ष सही है क्योंकि हम जो है कानून में इसको दायर कर सकते हैं। अदालत में इन बातों को रख सकते हैं कि पानी जो है वो एक अमूल्य धरोहर है मानव के जीवन का और अधिकार भी है, तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना कि जो भी सरकार वादा करती है और नहीं पूरा करने पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी और अन्य पार्टियों का भी विरोध कर सकते हैं। तीसरा है सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, यह भी लोकतंत्र में उचित कार्य है। अगर जिस भी पार्टी के खिलाफ हमें नहीं कोई सरकार पसंद है, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, तो हम बहिष्कार कर सकते हैं और सरकारी नीति के खिलाफ जनसभा भी कर सकते हैं, नारेबाजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा सरकारी अधिकारियों को पानी देने के लिए रिश्वत देना, यह ऑप्शन सरासर जो है वो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। यह एक अलोकतांत्रिक तरीका, बाकी तीनों जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्क का जवाब दीजिए। सेना का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमको तर्क के साथ बताना है। कि चलिए पहले क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि क्या कहा जा रहा है कि सेना का देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन, मतलब सेना एक ऐसा संगठन है जो भ्रष्टाचार से मुक्त होता है और सबसे अनुशासित है। तो देश का संचालन जो वो इसके हक में सौंप देना चाहिए। क्या यह बात सही है? सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। अगर हम सेना को भी जनता के माध्यम से चुनते, वो लोकतंत्र का आधार होता है, इसलिए हम सेना को नहीं चुन सकते क्योंकि सेना लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं करती है। बल्कि सेना सबसे अधिक अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, यह बात हम मानते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी, क्योंकि जिसे भी हक मिल जाता है वो तानाशाह बन बैठता है अगर उसे कोई शक्ति हटाने के लिए नहीं होती है। ऐसे शासन में अधीन नागरिकों के लिए सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल आगस्तो पिनासे की शासन के अधीन के लिए चिले की जनता को कष्ट भोगना पड़ा। अब जैसे कि चलिए यहाँ पे समझते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर देश की व्यवस्था जो है सेना को दे दी जाए, सेना के कमांड में, तो सेना उसे किस तरीके से चलाएंगी। तो सबसे पहले तो बात है कि हम सेना को बना नहीं सकते क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक आधार नहीं। यहाँ पे कहने के लिए यह बात सच है कि यहाँ पे अनुशासित और भ्रष्टाचार जैसी नीतियाँ नहीं है। जैसे आप अगर पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए या चिली का उदाहरण ले लीजिए, तो वहाँ पे सेना का अधिकार दे दिया गया था। तो सेना क्या करती है, अगर उनको अधिकार मिल जाए तो वो सर्वे सर्वा बन जाएगी, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करेगी, उसे किसी भी तरीके का अधिकार नहीं देगी। जो भी सेना जो भी कुछ कहेंगे उन लोगों को वह बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए हम सेना को क्या कर सकते हैं, देश का संचालन नहीं सौंप सकते हैं। दूसरा है बहुमत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षित का राज। हमें तो होशियारों की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुमत के शासन का अर्थ क्या होता है, मूर्ख और अशिक्षितों का राज। तो हम तो होशियार हैं और भले ही उनकी संख्या कम क्यों नहीं। तो इस बात का अर्थ क्या है कि सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार होते हैं। सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों को अनदेखी करना जो है वो अनुचित होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे देशों में यह व्यवस्था थी, जब हम अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो शुरू में वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था भले ही आ गई थी, लेकिन वोट का अधिकार सिर्फ जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे उनको दिया गया था, सामान्य और निचले वर्ग के लोगों को नहीं दिया गया था। तो यह कहना क्या होगा, गलत होगा। हमारे भारत देश में सभी लोगों को अधिकार है, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो ऊंच हो चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे निचले वर्ग हो, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार समान रूप से दिया गया है। 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकते हैं। और समाज में अगर हम इस तरीके की अनदेखी करते हैं तो वो क्या होगा, लोगों के साथ अनुचित कार्य होगा। अगर आध्यात्मिक मामलों के मार्गदर्शन के लिए हम धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आध्यात्मिक मामले होते हैं, जिसका संबंध धर्म से संबंधित होता है, वो राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं उनको दिया जाता है। देश पर गुरुओं का शासन होना चाहिए। इसके मत में आपकी क्या राय है। तो यहाँ क्या है कि तीसरा बहुत ही खतरनाक, राजनीतिक में धर्म का स्थान नहीं होता। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को धर्म से जोड़ देते हैं तो सर्वथा राजनीतिक व्यवस्था का नाश हो जाएगा, क्योंकि भारत जैसे कई धार्मिक देशों में अपनी विचारधारा में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्म गुरु विनाश के कारण बन जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि भारत विविधता वाला देश है, तो आप आए दिन देखते होंगे कि राजनीतिक पार्टी और जनता को उकसाने का कार्य ये धार्मिक गुरु करते भी हैं, अपने धर्म को वर्चस्व मानते हैं। सरकार जो होती है वो न तो हिंदू की होती है, न मुस्लिम की, न सिख की, न ईसाई की। सरकार क्या होती है, सबों के लिए होती है।
तो लोग धर्म के नाम पे क्या करते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं और भड़काते हैं ताकि जो है पार्टी गिर जाए। और इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा यह व्यवस्था नहीं चलाई गई। आपको कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिलेंगी। रोम इटली में प्राचीन समय में जो है पोप शासन करता था। पोप कौन होता था? धार्मिक चर्च का अधिकारी होता था। तो वो चीज़ों को धार्मिक अधिकारों से जोड़ा गया था, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं कर सकते। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन चीज़ें लोकतांत्रिक और कौन नहीं है। बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय करते हैं। पहला कथन क्या है? अलोकतांत्रिक। अगर हम लोकतंत्र में देश में रहते हैं तो वहाँ हमें अपने बच्चों की भी बातें सुननी चाहिए, अपने बच्चों को भी मौका देना चाहिए। अपने माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों का लालन पालन करें, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो बच्चों के बिना मर्जी के कहीं भी बच्चों का विवाह कर सकते हैं। अपनी बेटी से भी उन्हें इस पर राय विचार करनी चाहिए। यह कथन लोकतंत्र का सापेक्ष नहीं है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए कहा जा रहा है। बेटी की भी इच्छा पूछनी चाहिए और तब जो है शादी के फैसले लेने चाहिए। उस लड़की को अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए उस लड़की को अपने पति को चुनने का हक है। और यह जो मतलब वाक्य है लड़कियों के विषय में, यह आपको महाभारत जैसे ग्रंथों में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें कि बिना बेटी से पूछे उसकी शादी कर दें, यह अनुचित है और यह अलोकतांत्रिक है। छात्र से शिक्षक कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ, यह क्या है? तो दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है पूरी तरीके से, क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने से वंचित किया जा रहा है। मान लीजिए कि टीचर पढ़ा रहा है, मान लीजिए हम ही आपको पढ़ा रहे हैं और आपका कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वतंत्र होते हैं बच्चे अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि क्लास में शिक्षक जो पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को नहीं समझ में आता तो कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो शिक्षक का ध्यान भंग करते हैं। तो यह पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं और इस ऐसी बातें जो है वो अनुचित है पूरी तरीके से। अध्यापक से बच्चे प्रश्न कर सकते हैं अपनी मन की व्यथा को दूर करने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ अध्यापक कर सकता है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त हो जाने के बाद बच्चे जो है अपने अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और जो है शिक्षक जो है उसका उत्तर अंतिम में देंगे। अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार किए जाने चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि तीसरा कथन पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक है। यह ऐसे नियम या कानूनों की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो और कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के लिए अपने अधिकारी से किसी भी चीज़ का अनुरोध करने के लिए मांग करें। यह कथन ये लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष में है। कहने का अर्थ है कि देश में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनके घंटे निश्चित होते हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार लोग उतने घंटे कार्य करते हैं ताकि लोग भी अपने कार्य को आसानी से कर सके उतने समय में, और उन्हें वेतन भी उनके घंटों के अनुसार ही दिया जा सके। तो यह कथन क्या है? पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक है। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताएं। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। इसमें क्या तर्क है कि चलिए इसको हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। और इसमें से एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है क्योंकि देश के सभी नागरिकों का मतदान का अधिकार, नियमित रूप से चुनाव कराया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि देश में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है और यहाँ पे चुनाव जो है वो नियमित रूप से होते हैं, हर एक 5 साल पे होते हैं और उसमें सभी लोग जो है अपनी भागीदारी देते हैं, वोट के द्वारा सरकार को चुनते हैं। क्वेश्चन ख क्या है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया गया यानी कि लोन, और ऋण के साथ एक शर्त जुड़ी है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य अपने खर्चे में कमी करेगी। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कमी करने के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इससे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्चे की कमी के लिए सहमत नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल संगठन है जिससे हम लोन लिए, तो उस लोन के बारे में क्या कहती है सरकार कि हम मतलब तभी आपको यह देंगे जब आप सरकारी व्यवस्था में खर्चे में कमी करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। तो यह क्या है? सरासर गलत है, यह सरासर और लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र जैसे देशों में अगर शिक्षा व्यवस्था पर लोन ली जाती है तो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना उनका कार्य है और यह अनिवार्य भी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा में है, जिससे देश के 52% लोग बोलते हैं। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा एक हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें व्यापक स्तर पर राष्ट्र में एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उन्हीं संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सभी भाषाओं और सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। तो भले ही हमारी राष्ट्रभाषा एक हो, लेकिन जो है सभी भाषाएँ क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। किसी भी भाषा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर हमारी राष्ट्रभाषा में सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो हमें बाकी भाषाओं के बारे में भी उनके महत्व को समझाना चाहिए। अगर किसी भी देश में अन्य भाषाओं को मान्यता नहीं दी जाती है, केवल एक भाषा को मान्यता दी जाती है, तो यह क्या होगा? सरासर गलत होगा, सरासर अनुचित होगा। अब चलिए
आखिरी क्वेश्चन 10वें की तरफ चलते हैं। अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में सामने आती है। इन समूहों से सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या हैं? यहाँ कहा जा रहा है कि अमेरिका के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, 24वीं रिपोर्ट, जिसमें क्या कहा गया था कि समाज में बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ गया, मतलब समानता कम हो गई है और असमानता ज़्यादा बढ़ गई है। यह समस्या किससे हो सकती है? जाति व्यवस्था से हो सकती है, धर्म के नाम पे हो सकता है, अमीरी गरीबी, आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में सामने आई है। इन समूहों की सरकार ने फैसलों पर असर डालने की क्षमता में से प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार, मतलब जो गोरा नहीं है, काला है, अश्वेत मतलब काला परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी। इसमें क्यों अंतर किया गया? क्योंकि हमारे देश में या किसी भी देश में लोकतंत्र के नाम पे हम श्वेत या अश्वेत में बंटवारा नहीं कर सकते। यह क्या है? गलत है। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो गोरे लोग हैं उनके पास ज़्यादा संपत्ति है। ऐसा क्यों किया गया, हम आगे जानेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में $75 से भी ज़्यादा आमदनी वाले परिवार को प्रत्येक में से 1 से 9 लोग वोट डालते हैं। यही सही लोग आमदनी के हिसाब से समाज में ऊपरी 2% में आता है और दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवार को 10 में से सिर्फ 5 लोग वोट डालते हैं। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 2% में आता है। यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में वही लोग भागीदारी देते हैं जो $75 कमाते हैं। उससे जो नीचे लोग हैं उनको कम हिस्सा दिया जाता है। जो अधिक लोग कमाते हैं उसमें से 9 लोग, और जो कम लोग कमाते हैं उसमें से सिर्फ 5 लोग, और जो नीचे वाले आते हैं उसमें से सिर्फ 2% आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेतन के हिसाब से लोगों को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा और परिवारों से आता है, इसलिए उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवकाश मिलना चाहिए। सुविधा देने के लिए अधिकार नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी चंदा वगैरह आता है, डोनेशन, वो अमीर परिवारों से आता है, तो हम उनको अधिकार नहीं दे सकते हैं, हम उनसे राय विचार नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में सरासर गलत है। जब गरीब लोग राजनीतिक में भागीदारी अपनी कम देते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी दूर करना, रोजगार देना और उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करना उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाता है राजनेता अक्सर अमीरों को। तो यह बात गलत है। लोकतंत्र में सभी लोग जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए अमीरों पर ध्यान नहीं देकर गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिए, समान रूप से ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं का बंटवारा भी समान रूप से करना चाहिए। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सबके लिए क्या है, सामान्य है, और हम लोग वोट डालने भी जानते हैं, तो हमें समानता को ही देखने को मिलता है। अब इसमें पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या किया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है। गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी भी श्वेत परिवार के मुकाबले कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती है। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 या इससे अधिक आय वाले में से 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया, जबकि $15,000 से कम आय वालों में 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया। इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर सरकार के लिए किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता निर्धारित करता है, क्योंकि राजनीतिक दलों में दिए जाने वाले चंदे 95% अमीर लोगों से ही आते हैं। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने में अधिकार कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि गरीब लोग राजनीतिक में कम भाग लेते। इसलिए सरकार इनकी ओर, इनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वरोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। अमेरिका की तरह भारत में भी वे विभिन्न राजनीतिक दल और अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। इसमें कहने का अर्थ यही है कि जो परिभाषा लोकतंत्र की दी गई है कि सबको समान अधिकार दिया जाए, यहाँ पे अमीर या गरीबी का भेदभाव नहीं देखा जाता है, गोरे या काले के भेदभाव नहीं देखा जाता है। यहाँ पे सबको समान रूप से शिक्षा, वेतन और अधिकार दिया गया है। शिक्षा में भी अधिकार दिया गया। लेकिन यह जो रिपोर्ट है इसके अनुसार लोग यही करते हैं। वास्तविक तौर पर जो लोग ज़्यादा चंदा देते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है और गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह व्यवस्था सरासर गलत है। लोकतंत्र में इन चीज़ों को सुधार करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।